स्टूडेंट्स, तो आज अपना है कैश फ्लो स्टेटमेंट का चौथा क्लास और आज अपने करने वाले हैं लेवल 2 के क्वेश्चन। तो इस लेवल 2 में ना 3 क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4, 5 एंड 6, जिसका टाइम स्टैम्प आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो इस क्वेश्चन नंबर 4 में ना आपने क्या समझने वाले, क्या नया सीखने वाले हैं, ठीक है। तो इस क्वेश्चन नंबर 4 में ना मैंने एक एडजस्टमेंट देके रखा हुआ है प्रपोज डिविडेंड के बारे में, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसको आप ध्यान से सुनिएगा, समझिएगा, ठीक है, सो दैट आपको कभी भी दिक्कत ना आए। सर ये प्रपोज डिविडेंड होता क्या है, ठीक है, पहले उसको समझते हैं। देखिए, कंपनी किसका होता है? इक्विटी शेयर होल्डर्स का होता है। चलाता कौन है? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, ठीक है। और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स चलाते हैं, उसके बाद साल के एंड में जो भी प्रॉफिट होता है उस प्रॉफिट में हक किसका है? इक्विटी शेयर होल्डर्स का, ठीक है। और इक्विटी शेयर होल्डर्स का वो जो प्रॉफिट का जो पैसा होता है वो कैसे मिलता है? डिविडेंड के रूप में मिलता है। तो डिविडेंड इज नथिंग बट अ पार्ट ऑफ अ प्रॉफिट व्हिच इज डिस्ट्रीब्यूटेड टू द शेयर होल्डर्स। तो अब यहाँ पर क्या होता है ना कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स साल के एंड में, ठीक है, यदि वो लोगों को लगता है कि पैसा को री इन्वेस्ट कर देना चाहिए, री इन्वेस्ट कर देते हैं। यदि वो लोगों को लगे थोड़ा बहुत पैसा शेयर होल्डर्स को दे देना चाहिए, सो दैट कि वो लोग भी थोड़ा मोटिवेटेड फील करें कि बिजनेस अच्छा कर रहा है, तो वो लोग क्या करते हैं, एक प्रपोजल बनाते हैं कि इतना 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 डिविडेंड दिया जा सकता है। और वो जो प्रपोजल होता है ना, वो कहाँ पर जाता है? एनुअल जनरल मीटिंग में जाता है और वहाँ पर सबका मंजूरी के साथ उसको डिक्लेयर किया जाता है। यदि डिक्लेयर हो गया तो वो बन जाता है लाइबिलिटी और उसको पे करना पड़ेगा। यदि डिक्लेयर नहीं किया तो उसको रद्द कर दिया जाएगा, तो वो एक लाइबिलिटी नहीं रहेगा। तो इसका मतलब ना इस अकाउंटिंग ईयर में देखिए 1 अप्रैल 2018 से लेकर 31 मार्च 2019 तक में यहाँ पर कंपनी ने कुछ कमाया, दे थॉट कि चलो कुछ डिविडेंड दे देना चाहिए, तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने कुछ डिविडेंड प्रपोज किया, ठीक है। और ये जो प्रपोज करके रखा हुआ है इसको हम लाइबिलिटी नहीं बोल सकते, ये देना ही पड़ेगा बोल के कोई गारंटी नहीं है, क्योंकि एजीएम में जाके यदि इसको कैंसिल कर दिया जाए, ठीक है, इसका मंजूरी नहीं मिलता है, तब फिर ये क्या हो जाएगा? डिक्लेयर नहीं होगा। यदि डिक्लेयर हो गया तो इसको अपने पेमेंट करेंगे। तो इसीलिए ना एज ऑफ 31 मार्च 2019 ये जो डिविडेंड प्रपोज किया जाता है ये क्या होता है? कंटिंजेंट लाइबिलिटी होता है। क्यों कंटिंजेंट लाइबिलिटी? क्योंकि फ्यूचर का इवेंट मतलब एनुअल जनरल मीटिंग ये बताएगा कि वेदर ये लाइबिलिटी है कि नहीं है। तो एज ऑन 31 मार्च 2019 ये क्या है? कंटिंजेंट लाइबिलिटी है। सर कंटिंजेंट लाइबिलिटी का क्या कोई जर्नल एंट्री होता है? ना ना, कभी नहीं होता है। आपने क्लास 11 में भी सीखा था, कभी भी एक कंटिंजेंट लाइबिलिटी होता है ना, उसका जर्नल एंट्री पास किया नहीं जाता है। लेकिन ये इतना इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है कंटिंजेंट लाइबिलिटी कि अपने को क्या करना चाहिए? एक फुट नोट में एक बैलेंस शीट के नीचे लिख देना चाहिए, ठीक है। तो अपने को भी ना यहाँ पर बैलेंस शीट के नीचे प्रपोज डिविडेंड देखने को मिल सकता है कि इतना इतना प्रपोज डिविडेंड था एज अ कंटिंजेंट लाइबिलिटी। अब होता क्या है ना, ये जो डिविडेंड प्रपोज किया गया, मान लेते हैं एजीएम में क्या किया, इसको सैंक्शन मिल गया, डिक्लेयर हो गया और ये पे कर दिया जाता है इक्विटी शेयर होल्डर को, ठीक है। तो यहाँ पर ना 31 मार्च 2019 का जो भी डिविडेंड प्रपोज किया गया रहता है उसका कोई भी इफेक्ट कैश फ्लो स्टेटमेंट में नहीं होता है। लेकिन जो पिछला साल का प्रपोज डिविडेंड था ना, वो तो इस साल मैंने पे किया होगा, मतलब इस अकाउंटिंग ईयर में इसको पेमेंट किया गया होगा इक्विटी शेयर होल्डर्स को, और इसको मैंने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से माइनस भी किया होगा। तो अपने को क्या करना चाहिए सर? ट्रीटमेंट फिनेंसिंग एक्टिविटी में जाके पे लेस कर देना चाहिए। कौन सा वाला? पिछला साल वाला प्रपोज डिविडेंड को, ठीक है। एंड वर्किंग नोट 1 में इसको क्या कर देना चाहिए? ऐड कर देना चाहिए। और इस साल का प्रपोज डिविडेंड को क्या करना चाहिए सर? कुछ इफेक्ट मत कीजिए सर, नो इफेक्ट इन कैश फ्लो स्टेटमेंट 31 मार्च 2019। इसके साथ में एक और छोटा सा चीज हम बोलते हैं क्योंकि बहुत ज्यादा रिलेवेंट तो नहीं होना चाहिए। इसका जो ट्रीटमेंट है ना, कुछ साल पहले कुछ और था। इसका मतलब कोई पुराना बुक फॉलो कर रहा है यदि, ठीक है, तो उसके बुक में ना कुछ और तरीका से दिया होगा, क्योंकि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 4 जो है ना, पहले कुछ और ट्रीटमेंट बोलता था, अभी ये कुछ सालों से कुछ और ट्रीटमेंट बोल रहे हैं। मैंने आपको कंफ्यूज नहीं करने के लिए पुराना ट्रीटमेंट के बारे में जिक्र किया ही नहीं, ठीक है। अभी सिर्फ और सिर्फ जो ट्रीटमेंट प्रिवेल हो रहा है उसी को बोला, ठीक है, क्योंकि गड़े मुर्दे उखाड़ के तो कोई फायदा नहीं है। अभी आप ये लेटेस्ट वाला ही कीजिएगा। तो इसका मतलब आपको जो भी क्वेश्चन दिया जाएगा उसमें एडिशनल इंफॉर्मेशन में आपको ये प्रपोज डिविडेंड एज अ कंटिंजेंट लायबिलिटी दिखने वाला है। तो यहाँ पर देखिए मैंने जो कुछ भी समझाया है ना, आपको यहाँ पर लिखा हुआ मिल जाएगा, और ये सारे नोट्स तो आपको मालूम ही है, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है। तो प्रपोज डिविडेंड इट इज अ कंटिंजेंट लायबिलिटी एंड प्रीवियस ईयर का जो फिगर होता है टू बी एडेड इन वर्किंग नोट 1 एंड लेस इन फाइनेंसिंग एक्टिविटी, और करंट ईयर का फिगर है उसका कुछ भी इफेक्ट नहीं होता है, ठीक है। और यहाँ पर एक ब्रैकेट में चीज दिया हुआ है,
लेस करेंगे फाइनेंसिंग एक्टिविटी में, इफ डिविडेंड पेएबल इज देयर इन करंट लायबिलिटी देन सब्ट्रैक्ट दैट अमाउंट एंड राइट इन फाइनेंसिंग बोल रहा है। ठीक है, वैसे ये किसी क्वेश्चन में दिया नहीं जाता, लेकिन यदि दे दे इसका मतलब क्या होता है समझ जाते हैं। मान लीजिए यहाँ पर 1 लाख का डिविडेंड प्रपोज किया गया था और इसको इस पर्टिकुलर अकाउंटिंग ईयर में शेयर होल्डर्स को पे किया जाएगा क्योंकि एजीएम में सैंक्शन हो चुका है। ठीक है, अब 31 मार्च 2019 में ना यहाँ पर यदि आपको बैलेंस शीट में आपको डिविडेंड पेएबल दिखा रहा है, डिविडेंड पेएबल 20,000 रुपीज। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ सर, ये जो आपको 1 लाख रुपीज पे करना था फाइनेंसिंग एक्टिविटी से माइनस करना था। ठीक है, मे बी आपका बहुत सारा शेयर होल्डर्स था जिसका एड्रेस आपको नहीं मिला, जिसका अकाउंट नंबर मैच नहीं किया, जिसका वेरियस रीजन के कारण आपने डिविडेंड पे नहीं कर पाया 20,000 रुपीज, जो कि अभी भी क्या है पेएबल है। तो आपने एक्चुअली में पेमेंट कितना किया 80,000, तो वो 80,000 ही सिर्फ और सिर्फ माइनस होगा फाइनेंसिंग एक्टिविटी से। तो ये आपने समझ के प्रपोज डिविडेंड। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। सर क्वेश्चन नंबर 4 में क्या दिया हुआ है, सर एक बैलेंस शीट दिया हुआ है, ठीक है, और एक दो नोट्स टू अकाउंट से एंड एडिशनल इन्फॉर्मेशन में से जैसे कि आपने बोला था प्रपोज डिविडेंड के बारे में है, और इंटरेस्ट वाला एडजस्टमेंट तो आपने पहले डील करके रखे हुए। तो चलिए करते हैं इस क्वेश्चन को। तो अपना वही फंडा आइटम वाइज आइटम देखते जाएंगे। पहला आइटम है शेयर कैपिटल, इसमें कोई नोट नंबर नहीं है सर, और इसमें स्टार्टिंग में था 2 लाख, एंड में है 2 लाख, इसका मतलब कुछ भी चेंज नहीं हुआ है, तो इसको कुछ भी करने का दरकार नहीं है। नेक्स्ट है रिजर्व्स एंड सरप्लस, स्टार्टिंग में था 20,000, अभी हो गया 1,25,000, मतलब 1,05,000 का प्रॉफिट हुआ इस बार। नेक्स्ट आइटम है लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स, स्टार्टिंग में था 50, अभी हो गया 75, मतलब 25,000 का और मैंने लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स लेके रखा हुआ है। तो कहाँ जाएंगे, फाइनेंसिंग एक्टिविटी है मेरा सर, मैंने जुगाड़ किया है पैसा का, वहाँ पर जाके लिख देंगे। नेक्स्ट है सर ट्रेड पेबल, ट्रेड पेबल डिक्रीज हो रहा है, तो अपने को मालूम है ऑपरेटिंग एक्टिविटी में इसका एक जगह है। नेक्स्ट क्या है शॉर्ट टर्म प्रोविजन, और ब्रैकेट में क्लियरली दे दिया ये कौन सा है, प्रोविजन फॉर टैक्सेशन है, और यहाँ पर कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन था भी नहीं। ठीक है, रहता तो अपने यहाँ पर दाग लगाए रहते। तो यहाँ पर क्या है ना, स्टार्टिंग का जो 10,000 था वो इस साल पे करेंगे, और इस साल का जो 15,000 है वो वर्किंग नोट 1 में जाके प्रोविजन में ड्यूरिंग द ईयर बोल के ऐड करेंगे। तो यहाँ लिस्ट कर दिया, यहाँ ऐड कर दिया। नेक्स्ट क्या है सर फिक्स्ड एसेट्स, इसमें ना नोट नंबर दिया हुआ है, तो नीचे जाके देखेंगे। तो नीचे में क्या है सर, फिक्स्ड एसेट का कुछ फिगर दिया हुआ है, और यहाँ पर ना अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन भी लिखा हुआ है। तो यहाँ पर समझना क्या है ना सर, क्लास 11 में अपने देखे थे अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन मतलब क्या होता है, इकट्ठा किया हुआ डेप्रिसिएशन। तो 2018 तक डेप्रिसिएशन कितना था 36,000, और अभी बढ़ के कितना हो गया 52,000, इसका मतलब 16,000 का डेप्रिसिएशन इस बार एड ऑन हुआ होगा। और इस केस में ना जहाँ पर आप अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन क्रिएट करते हैं, वहाँ पर फिक्स एसेट जो होता है वो किस वैल्यू में लिखा रहता है, बुक वैल्यू में लिखा रहता है। ठीक है, यहाँ पर था 2,20,000 और ये हो गया 3,75,000, मतलब 1,55,000 का फिक्स्ड एसेट खरीदा गया है। तो ये इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में जाके इसको लेस करेंगे और डेप्रिसिएशन को ऑपरेटिंग एक्टिविटी में ऐड करेंगे। नेक्स्ट है सर इन्वेंट्री, स्टार्टिंग में था 50, अभी हो गया 72, मतलब 22,000 से इन्वेंट्री बढ़ गया। तो यहाँ पर इंक्रीज इन करेंट एसेट की जगह में लिख देंगे। नेक्स्ट है सर ट्रेड रिसीवेबल्स, 75,000 था, हो गया 51, मतलब ट्रेड रिसीवेबल ने पेमेंट कर दिया होगा, तो 24,000 अपने लिखेंगे ऐड। नेक्स्ट है अदर करंट एसेट, लेकिन यहाँ पर ना एक नोट नंबर दिया हुआ है, मतलब नीचे से देखना है। तो नीचे गए, देखिए आपने क्या दिया हुआ है, प्रीपेड एक्सपेंसेस, एक ही आइटम है। तो क्या है 2,000 था, अभी डिक्रीज होकर 0 हो गया, तो यहाँ पर वैसे ही करेंगे, डिक्रीज इन करंट एसेट बोल के लिख देंगे। नेक्स्ट है कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, स्टार्टिंग में था 59, एंड में 33, दो ये करंट एसेट है, लेकिन इसको अपनी स्पेसिफाइड जगह में लिखते हैं। सर आपने सब कुछ कर लिए, अब जाते हैं एडजस्टमेंट में, यदि कुछ है तो यहाँ पर है एडजस्टमेंट में प्रपोज डिविडेंड। सर जो करंट ईयर का प्रपोज डिविडेंड है ना, इसको तो कुछ भी नहीं करना है, और जो लास्ट ईयर का जो प्रपोज डिविडेंड है ना, इसको क्या करते हैं, डिविडेंड पेड बोल के दिखाते हैं, और वर्किंग नोट 1 में ऐड भी करते हैं। तो चलते फिनेंसिंग एक्टिविटी में डिविडेंड पेड, क्योंकि ये फिनेंसिंग एक्टिविटी है, तो वर्किंग नोट 1 में यहाँ पर ऐड भी कर देंगे।
सर प्रपोज डिविडेंड का झमेला भी खत्म। अब लास्ट बच गया अपना इंटरेस्ट पेड ऑन लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स अमाउंटेड टू 8000। ये एक नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस है, इसको वहाँ पर जाके ऐड कर देंगे और इसको हम लोग क्या करेंगे, फाइनेंसिंग एक्टिविटी से लेस भी करेंगे क्योंकि एक फाइनेंसिंग एक्टिविटी। दो एडजस्टमेंट था, तो एक जगह प्लस एक जगह माइनस। तो ऐसे करके इस क्वेश्चन में जो कुछ भी था वो सारी चीज अपने कवर अप कर ली। अब क्या करना है, सिर्फ प्लस माइनस करते हैं, आंसर आ जाएगा। तो कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में पहला नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स, सी नोट 1। तो अपने नोट 1 में जाते हैं, देखते हैं वहां पर कितना है, 1,05,000 प्लस 20, 25 प्लस 15, 1,40,000। इसको यहाँ पर लिख देंगे। सिक्सटीन प्लस 8, 24,000। ये हो गया आपका 1,64,000। नॉन ऑपरेटिंग इनकम कुछ भी नहीं था तो मैंने कर दिया डैश। 24 प्लस 2 26, 26 माइनस 26 0, 0 माइनस 22 माइनस 22,000। 1,64,000 माइनस 22 माइनस 10,000, 1,32,000। ये आ गया पॉजिटिव, इसका मतलब ये है आपका इनफ्लो। तो इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज में कुछ भी नहीं था, एक ही आइटम था बस, 1,55,000। ये हो गया आउटफ्लो। यहाँ पर आ गया -3,000, ये भी हो गया आपका आउटफ्लो। और ए प्लस बी प्लस सी कीजिएगा तो आ जाएगा -26,000। -26 प्लस 59 कीजिएगा आपका आ जाएगा 33,000। तो ये हो गया अपना क्वेश्चन नंबर 4 भी कंप्लीट। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। तो क्वेश्चन नंबर 5 में अपने नया क्या सीखने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में ना मैंने एक तो नॉन ऑपरेटिंग इनकम का चीज दे के रखा हुआ है, और क्वेश्चन नंबर 3 में आपको याद होगा टैक्स पेड दिया हुआ था, यहाँ पर मैंने एडजस्टमेंट में देके रखा हुआ है प्रोविजन फॉर टैक्स मेड ड्यूरिंग द ईयर देके रखा हुआ है, और तो बाकी मोटा मोटी सब कुछ नॉर्मली है। तो ये छोटा सा दो डिफरेंस है, ठीक है। तो करते हैं इस क्वेश्चन को। सो शेयर कैपिटल स्टार्टिंग में था 1,20,000, अभी हो गया 1,50,000, इसका मतलब 30,000 से आपने शेयर को इशू किया होगा, तो फाइनेंसिंग एक्टिविटी में ऐड कर देंगे। नेक्स्ट है रिजर्व्स एंड सरप्लस, स्टार्टिंग में था 75, एंड में हो गया 1,78,000, मतलब 1,03,000 का कमाई किया होगा। तो अपने वर्किंग नोट में आए और अब यहाँ पे डिफरेंस करके लिख दिया, ठीक है। नेक्स्ट है लॉन्ग टर्म बोरिंग। सर यहाँ पर नहीं देखना है, यहाँ पर नोट्स टू अकाउंट्स में देखना है, ठीक है। नोट्स टू अकाउंट में जाते हैं और थैंक गॉड एक ही चीज़ है, दैट इज 15% डिबेंचर्स, ठीक है। स्टार्टिंग में था 50,000, अभी हो गया 0, इसका मतलब 50,000 मैंने क्या कर दिया, रिपेमेंट कर दिया। फाइनेंसिंग एक्टिविटी में जाएंगे और लेस कर देंगे, डिबेंचर्स रिडीम बोल के। सर डिबेंचर्स के आगे ना एक रेट ऑफ इंटरेस्ट लिखा हुआ है, जब भी अपने को ना एक रेट ऑफ इंटरेस्ट प्रीफिक्स क्या रहता है, या तो इन्वेस्टमेंट में या तो आपका बोरोइंग्स में या डिबेंचर्स में, तो इसको ना अपने हिडन एडजस्टमेंट मानते हैं। आपको याद होगा क्लास 11 में भी लोन के आगे कुछ रेट ऑफ इंटरेस्ट रहता था तो अपने उसको कैलकुलेट करते थे, एक हिडन एडजस्टमेंट मानते थे। वैसे यहाँ पर भी करेंगे। पिछला कुछ क्वेश्चन में इंटरेस्ट कैलकुलेट नहीं करना पड़ा था क्योंकि ना अपना इंटरेस्ट कैलकुलेट करके नीचे एडिशनल इन्फॉर्मेशन में दिया हुआ था। यहाँ पर ना इंटरेस्ट कैलकुलेट करके नहीं दिया हुआ है कितना है कितना नहीं है, बस एक इन्फॉर्मेशन दिया है कि डिबेंचर्स वर रिडीम्ड ऑन 1 अप्रैल 2018, ठीक है। तो इसका मतलब अपने को देखना है ना अपने डिबेंचर्स कितना दिन तक यूज़ किए और कितना अमाउंट का यूज़ किए, ठीक है। 50,000 का डिबेंचर्स था स्टार्टिंग में और उसको 1 अप्रैल में ही रिडीम कर दिया। 1 अप्रैल में रिडीम करने से क्या हुआ कि मैंने उस पैसा को, उस 50,000 को तो थोड़ा सा भी यूटिलाइज ही नहीं किया। जब यूटिलाइज ही नहीं किया तो मेरे को इंटरेस्ट नहीं पे करना पड़ेगा उस पर्टिकुलर ईयर में, ठीक है। तो इसका मतलब 15% ऑफ 0 कितना हो जाएगा, 0। हाँ, यदि सर ये इन्फॉर्मेशन नहीं दिया रहता तो कब रिडीम करना है, तो अपने क्या करते ना एवरेज ले लेते, 6 महीना ले लेते, ठीक है। मानते कि अपने 6 महीने के बाद रिडीम किया हुआ है। वैसा क्वेश्चन भी आएगा, अपने करेंगे, ठीक है। वो आपका मन रहेगा, आप 6 महीना भी मान सकते हो, स्टार्टिंग में मान सकते हो, एंड में मान सकते हो, जनरली अपने मिडल ऑफ द ईयर मानते। इस क्वेश्चन में कोई चाप नहीं है सर, क्योंकि इस क्वेश्चन में तो अपने को क्या है, क्लियरली बता दिया है कि डिबेंचर्स कब रिडीम हो रहा है, 1 अप्रैल 2018 में ही रिडीम हो जा रहा है, तो ठीक है। इंटरेस्ट का कोई झमेला ही नहीं रहा। नेक्स्ट है सर ट्रेड पेबल, 67,000 था, अभी हो गया 31,500, मतलब ये हो गया आपका डिक्रीज। तो अपने ऑपरेटिंग एक्टिविटी में आए, यहाँ पर अपने लिख दिए ट्रेड पेबल्स।
नेक्स्ट है सर शॉर्ट टर्म प्रोविजन, और यहाँ पर क्लियरली बता दिया है ये कौन सा प्रोविजन है, प्रोविजन फॉर टैक्सेशन है। और इसमें अपने दाग भी लगा के रखे हैं क्योंकि यहाँ पर ना एडजस्टमेंट भी था, तो अपने को क्या करना चाहिए, एक लेजर बना लेना चाहिए। ठीक है, प्रोविजन फॉर टैक्सेशन का लेजर। तो यहाँ पर प्रोविजन फॉर टैक्सेशन का ओपनिंग फिगर दिया हुआ था 30,000 और क्लोजिंग फिगर दिया हुआ है 42,000। ठीक है, और एक एडिशनल इन्फॉर्मेशन में क्या दिया हुआ है देखते हैं। तो प्रोविजन फॉर टैक्स मेड ड्यूरिंग द ईयर दिया हुआ है, इसका मतलब इतना पैसा आपका स्टेटमेंट ऑफ पीएल से कटा हुआ है। तो करेंगे बैलेंस 30 + 50 हो गया 80,000। ये जो 38,000 है ना, ये मैंने इनकम टैक्स पे किया हुआ है टू द गवर्नमेंट। ये हो जाएगा वर्किंग नोट 1 में ऐड हो जाएगा, और ये हो जाएगा ऑपरेटिंग एक्टिविटी में लेस। प्रोविजन फॉर टैक्स मेड ड्यूरिंग द ईयर कितना है 50,000, लेस इनकम टैक्स पेड कितना है अपना 38,000। नेक्स्ट है सर फिक्स्ड एसेट। फिक्स्ड एसेट में यहाँ पर सर नोट नंबर दिया हुआ है, मतलब अपने को यहाँ पर नहीं देखना है, नोट्स टू अकाउंट से देखना है। तो नोट्स टू अकाउंट में यहाँ पर जाके देखने सर बिल्डिंग है और प्लांट एंड मशीनरी का फिगर है, और दोनों में दाग लगा के रखा हुआ है क्योंकि दोनों में अपने को क्या दे के रखा हुआ है, कुछ एडजस्टमेंट, कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन दे के रखा हुआ है। तो इसका मतलब दोनों का लेजर बनाते हैं। तो यहाँ पर मैंने बिल्डिंग और प्लांट एंड मशीनरी का लेजर बनाया। ओपनिंग फिगर था 1 लाख और इसका था 80। एसेट्स का डेबिट बैलेंस होता है तो इधर लिखा। प्लांट एंड मशीनरी भी एसेट है, इसका भी डेबिट बैलेंस होता है 40,000 और 1,28,000 मैंने लिख दिया। अब देखते हैं एडिशनल इन्फॉर्मेशन में क्या दिया हुआ है। डेप्रिसिएशन ऑफ ₹10,000 वॉज प्रोवाइडेड ऑन प्लांट एंड मशीनरी। तो अपने को प्लांट एंड मशीनरी या लेजर में जाके डेप्रिसिएशन लिखना है। तो अपने को एंट्री मालूम है सर, डेप्रिसिएशन अपॉन डेबिट टू प्लांट एंड मशीनरी। सो हो गया बाय डेप्रिसिएशन। सर अपने को तो ये सब लेजर आता ही है सर, क्लास 11 में किए थे। तो इसको बैलेंस करते हैं, इधर आ गया ज़्यादा 1,38,000, तो इसको दोनों साइड लिख दिया सर 1,38,000। यहाँ आ गया मेरा 98,000 बैलेंसिंग फिगर। ठीक है, तो इधर आया तो मैंने लिख दिया इधर टू बैंक, इस साइड आया होता तो हम लिखते बाई बैंक। ठीक है, परचेज मेड ड्यूरिंग द ईयर। तो इतना का मैंने इस साल खरीदा था। तो अपने क्या करेंगे, इस 98,000 को इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ में लेस कर देंगे, और ये डेप्रिसिएशन को ऑपरेटिंग एक्टिविटी में क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। गेन ऑन सेल ऑफ अ पार्ट ऑफ बिल्डिंग ₹25,000। मैंने एक पार्ट ऑफ अ बिल्डिंग बेचा था और उसमें मैंने कमाई कितना किया, 25,000 का किया। चलिए इसको भी लेजर में इंकॉर्पोरेट कर देते हैं। तो जैसे कि अपने को मालूम है प्रॉफिट हुआ तो अपने इस साइड लिखेंगे, लॉस हुआ रहता तो इस साइड लिखते। तो ऑब्वियसली इस साइड ज़्यादा है, इस साइड लिख दिया आपने 1,25,000, 1,25,000। इधर आ गया 45,000 का बैलेंसिंग फिगर। ये क्या होगा, ऑब्वियसली सर मैंने तो बेचा है, क्वेश्चन में बोला भी है बैलेंसिंग फिगर से। इसको इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में जाके ऐड कर देंगे, इसको ऑपरेटिंग एक्टिविटी में लेस करेंगे एज अ नॉन ऑपरेटिंग इनकम। नेक्स्ट आइटम है सर इंटेंजिबल एसेट। इसको यहाँ से नहीं देखेंगे सर, इसमें नोट नंबर है, नीचे जाके देखते हैं। तो यहाँ पर गुडविल है। तो गुडविल देखो यहाँ पर क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। तो जब भी ना इंटेंजिबल एसेट इंक्रीज होता है ना, इसका मतलब अपने इंटेंजिबल एसेट को खरीद रहे, परचेज करें। और जब डिक्रीज होता है ना, तो सेल नहीं मानिएगा अनटिल अनलेस कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन दिया हो, उसको अपने मानते हैं डेप्रिसिएशन या एमोटाइज्ड मानते हैं। ठीक है, इस चीज़ को ना मैंने नोट में भी लिखा हुआ है, यहाँ पर देखिएगा। इंक्रीज इन गुडविल इज गुडविल परचेज, सो लेस इन इन्वेस्टिंग। डिक्रीज इन गुडविल इज गुडविल रिटर्न ऑफ, सो ऐड एज नॉन कैश एक्सपेंस इन ऑपरेटिंग। इस केस में क्या हो रहा है, गुडविल बढ़ रहा है। तो बढ़ रहा है तो अपने क्या करेंगे, इन्वेस्ट किए अपने गुडविल में। तो जाएंगे इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में और लेस करके लिख देंगे। नेक्स्ट आइटम है सर इन्वेंट्री। स्टार्टिंग में था 1,20,000, अभी घट गया और हो गया 1,05,000। तो अपने को मालूम है क्या करना है। नेक्स्ट आइटम है सर ट्रेड रिसीवेबल। स्टार्टिंग में था 37,000, अभी हो गया 33,500, 3,500 से घट गया, मतलब पेमेंट आया होगा। नेक्स्ट है सर कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। इसका अपना ही जगह होता है ओपनिंग क्लोजिंग का, 25 और 20।
सर अपने बैलेंस शीट में जो कुछ भी था अपने सब कुछ कवर कर लिए, नोट्स टू अकाउंट्स को भी कवर कर लिए, एक बार एडिशनल इन्फॉर्मेशन को देख लेते हैं। ठीक है, सो कंटिंजेंट लायबिलिटी, सर ये जो करंट ईयर का जो होता है ना, इसका तो कुछ काम ही नहीं होता है सर। और जो पिछला साल का जो होता है उसको क्या करते हैं, डिविडेंड पेड बोल के दिखाते हैं फाइनेंसिंग में, और वर्किंग नोट 1 में भी ऐड करते हैं। सर ऐड कर दिया सर, इस एडजस्टमेंट को भी कर दिए, डेप्रिसिएशन वाला एडजस्टमेंट भी कवर अप कर लिए, 3 गेन ऑन वाला भी कर लिया, डिबेंचर का इंटरेस्ट को भी अपने देख लिए, और प्रोविजन फॉर टैक्स वाला भी अपने कर लिया। इसका मतलब सारे एडजस्टमेंट भी कवर अप कर लिए। अब क्या करना है सर, प्लस माइनस करेंगे, आंसर आ जाएगा। नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स, सी नोट 1, 1,03,000 प्लस 12, 1,15,000, 1,15,000 प्लस 50, 1,65,000। $10,000 का कर दिया मैंने ऐड, इधर हो गया 1,75,000, और इधर कर दिया 25,000 को लेस, तो इधर हो गया मेरा 1,50,000, 33,000 माइनस 38 आ गया आपका 95,000। ये आया पॉजिटिव, हो गया इनफ्लो, यहाँ पर आ गया 68,000 नेगेटिव, तो ये हो गया मेरा आउटफ्लो, इधर आ गया मेरा माइनस 32,000। ठीक है, और ए प्लस बी प्लस सी करेंगे तो मेरा आ जाएगा माइनस 5,000। तो मेरा ये हो गया -5 प्लस 25, 20,000। सो मेरा ये आंसर भी मैच हो गया, और अपने क्वेश्चन नंबर 5 भी इस तरीके से कंप्लीट कर दिए। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 6। सर क्वेश्चन नंबर 6 में नया क्या सीखने वाले हैं? क्वेश्चन नंबर 6 में ना मैंने दो चीज़ दे के रखा हुआ है। एक है आपका इंटरिम डिविडेंड पेड ड्यूरिंग द ईयर। इंटरिम डिविडेंड मतलब सर साल के बीचों बीच यदि कंपनी के पास ज़्यादा पैसा हो जाता है तो वो लोग इक्विटी शेयर होल्डर्स को पे कर देते हैं। ठीक है, इसी को बोलते हैं इंटरिम डिविडेंड। तो इसको क्या करना होता है सर, फाइनेंसिंग एक्टिविटी में लेस करेंगे और वर्किंग नोट 1 में जाके ऐड करेंगे। और नेक्स्ट है यहाँ पर मशीनरी कॉस्टिंग ₹40,000, accumulated depreciation thereon being ₹18,000 was sold for ₹5,000। मतलब वही मशीनरी और accumulated depreciation का चीज़ है, और यहाँ पर एडजस्टमेंट भी है, मतलब यहाँ पर लेजर भी बनाना है। पिछला क्वेश्चन में लेजर नहीं बनाना था, लेकिन यहाँ पर बनाना है। चलिए करते हैं। सर पहला आइटम है शेयर कैपिटल, स्टार्टिंग में था 2 लाख, एंड में था 2 लाख, कुछ चेंज ही नहीं हुआ, तो इसको कुछ करने का दरकार भी नहीं है। नेक्स्ट आइटम है सर रिजर्व्स एंड सरप्लस। सर इसमें ना नोट नंबर दिया हुआ है, नीचे से देखते हैं। तो यहाँ पर दो चीज़ दे के रखा हुआ है, जनरल रिजर्व और प्रॉफिट एंड लॉस का बैलेंस। तो सर प्रॉफिट एंड लॉस का बैलेंस पहले था, स्टार्टिंग में था लॉस 8,000, और 2019 में हो गया इसका प्रॉफिट 60,000। तो इसका डिफरेंस निकालेंगे। तो यहाँ पर 60,000 माइनस, सिंस लॉस था तो इसको कर दिया मैंने माइनस, तो 60,000 माइनस माइनस करने से कितना हो जाएगा, ये आपका 68,000। नेक्स्ट देखिए सर जनरल रिजर्व, स्टार्टिंग में था 0, अभी हो गया 24,000, मतलब मैंने 24,000 जनरल रिजर्व में क्या किया है, ट्रांसफर किया हुआ है। सो 24,000 माइनस 0। नेक्स्ट है सर लॉन्ग टर्म बोरिंग। सर इसमें ना नोट नंबर दिया हुआ है, नीचे से देखते हैं क्या है, मोर्गेज लोन है, 12% मोर्गेज लोन। स्टार्टिंग में था 1 लाख, अभी हो गया 1,35,000, मतलब 35,000 का मैंने क्या किया गया और लोन लिया है। तो ठीक है, इसको जाते हैं फाइनेंसिंग एक्टिविटी में और लिख देते हैं लोन टेकन। सो मोर्गेज लोन में ना इंटरेस्ट के बारे में कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन भी था। तो कितना है 14,100। तो अपने को मालूम है सर ये एक नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस है और ये फाइनेंसिंग से लेस भी होगा। नेक्स्ट है सर ट्रेड पेएबल, स्टार्टिंग में था 62, अभी हो गया 68, मतलब 6,000 से बढ़ गया। नेक्स्ट है सर फिक्स्ड एसेट्स, इसमें सर नोट नंबर है, यहाँ से मत देखो नीचे से देखो। ठीक है, नीचे आए और यहाँ पर सर दाग लगाया हुआ है, मतलब यहाँ पर कुछ एडजस्टमेंट भी है। ठीक है, तो इसका क्या करते हैं, लेजर बनाते हैं पहले। देखो सिंस एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन भी ये लोगों ने अकाउंट खोल के रखा हुआ है, अपने भी एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का भी लेजर बनाएंगे। तो यदि बैलेंस शीट और नोट्स टू अकाउंट में एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन लिखा हुआ रहता है तभी अपने एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का लेजर बनाते हैं। यदि ये नहीं रहता तो इसका बनाने का दरकार नहीं होता। वैसे इसको नहीं बना के भी आंसर आ सकता है, लेकिन हम कॉम्प्लेक्सिटी नहीं करना चाहते हैं। अपने एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन नोट्स टू अकाउंट या बैलेंस शीट में रहेगा तो बनाएंगे, नहीं रहेगा तो नहीं बनाएंगे।
तो यहाँ पर अपने लेजर बना लिए। मशीनरी अकाउंट का होता है सर ये एसेट है, डेबिट बैलेंस होता है, तो स्टार्टिंग का जो बैलेंस था डेबिट में लिख दिया और एंड का जो बैलेंस था क्रेडिट में लिख दिया। अब कम्युलेटिव डेप्रिसिएशन का होता है सर क्रेडिट बैलेंस, तो मैंने लिख दिया बाय बैलेंस मेरी क्रेडिट साइड में, और क्लोजिंग बैलेंस लिख दिया मैंने टू बैलेंस शीट 25,000। अब देखते हैं एडिशनल इन्फॉर्मेशन में क्या देके रखा हुआ है। मशीनरी कॉस्टिंग ₹40,000, मतलब एक मशीन है जिसका कॉस्ट है 40,000। Accumulated depreciation thereon being ₹18,000, आज तक उसमें डेप्रिसिएशन होके रखा हुआ 18,000, मतलब कहीं ना कहीं उस मशीन का वैल्यू अभी के डेट में बोलो तो 22,000 का है। वॉज सोल्ड फॉर 5,000, मतलब 22,000 का चीज आपने कितना में बेच दिया, 5,000 में बेच दिया, 17,000 का क्या हो गया, नुकसान हो गया। ठीक है, इसको करते हैं इनकॉर्पोरेट, किसमें, लेजर में। ये जो लेजर होता है ना, ये इकट्ठा किया हुआ डेप्रिसिएशन का लेजर है, और जब एक मशीन बिक जाता है ना तो अपनी इस लेजर में से उस इकट्ठा किया हुआ डेप्रिसिएशन को भी हटा देते हैं, क्योंकि ना रहेगा मशीन, ना रहेगा उसका डेप्रिसिएशन। अपने क्लास 11 में सीखे थे, ना रहेगा बांस, ना बजेगा बांसुरी, ना रहेगा मशीन, ना रहेगा उसका इकट्ठा किया हुआ डेप्रिसिएशन। तो ठीक है, तो इसका इकट्ठा किया हुआ डेप्रिसिएशन कितना है, 18,000। तो ऐड यहाँ पर करते हैं, तो घटाएंगे अपने कहाँ से, यहाँ से, टू मशीनरी। अपने चाहे तो एसेट डिस्पोजल अकाउंट भी खोल सकते थे, लेकिन दरकार नहीं है, अपनी मशीनरी में एडजस्ट कर देंगे। और इसका क्रॉस एंट्री आ गया इधर। सर ये बिका कितना में, 5,000 में, बाय बैंक। सर 18 + 5 23, और मशीन मेरा इस वैल्यू में से मशीन मेरा कितना का गायब हो रहा है, मतलब बिक रहा है या जा रहा है 40,000 का। 18 + 5 23, 23 + 17 हो गया मेरा लॉस ये। ठीक है, बाय, अपने को जैसे मालूम है लॉस होने से यहाँ पर लिखते हैं स्टेटमेंट ऑफ पीएल, लॉस ऑन सेल। ये कुछ नहीं सर, क्लास 11 में अपने ये सब किए हुए थे। अब करते हैं इसको बैलेंस, और देखते हैं कुछ बैलेंस फिगर आता है कि नहीं। पर आ गया 25,000 का बैलेंसिंग फिगर। तो ये हो गया आपका टू बैंक बैलेंसिंग फिगर। परचेज, ये मैंने क्या किया, परचेज, यहाँ पर करते बैलेंसिंग, तो हो गया 13,000। ये मतलब इस साल डेप्रिसिएशन चार्ज किया होगा मैंने। एक बार ये दोनों लेजर बन जाता है ना, उसके बाद अपने क्या करेंगे, मार्किंग कर लेंगे कौन सा आइटम कहाँ कहाँ जाएगा। सर ये जो डेप्रिसिएशन होता है ना, ऑपरेटिंग एक्टिविटी में ऐड होगा। ठीक है, ये जो लॉस होता है ना, ये भी ऑपरेटिंग एक्टिविटी में नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस बोल के ऐड होगा। सर ये जो 5,000 है ना, ये इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में ऐड होगा, और ये जो है ना, ये क्या होगा, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में लेस होगा। तो एट सेल ऑफ मशीनरी कर दिया 5,000, और लेस परचेज ऑफ मशीनरी कर दिया 25,000। इस तरीके से अपने फिक्स एसेट का झमेला भी खत्म कर लिया। तो अपने को मालूम भी था हमेशा फिक्स एसेट में झमेला रहता भी, अपने प्रिपेयर्ड है उसके लिए। नेक्स्ट है इन्वेंट्री, पहले था 80, अभी हो गया 61, मतलब 19,000 से डिक्रीज हो गया। नेक्स्ट है सर ट्रेड रिसीवेबल 29, और इधर है 40, 11,000 से इंक्रीज हो गया। नेक्स्ट है सर करेंट इन्वेस्टमेंट, और ये क्या होता है, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट होता है, ये ध्यान रखना, इसको इंक्रीज डिक्रीज ऑफ करेंट एसेट नहीं मानेंगे। ठीक है, तो स्टार्टिंग में था 15, एंड में है 22। और भी यहाँ पर कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, स्टार्टिंग में था 1 लाख, एंड में है 2,44,000। सर अपने बैलेंस शीट में जो सब कुछ था सब कुछ कवर अप कर लिए, नोट अकाउंट्स को भी सब कुछ कवर कर लिए, इंटरेस्ट वाला पार्ट था इसको भी अपने कवर अप कर लिए, और इंटरिम डिविडेंड एक बाकी है। इंटरिम डिविडेंड को क्या करना है सर, इसको करेंगे वर्किंग नोट 1 में ऐड, और फाइनेंसिंग एक्टिविटी से लेस। इंटरिम डिविडेंड भी कर लिया, और ये वाला एडजस्टमेंट अपने कर लिया। तो अपने सब कुछ कवर अप कर चुके हैं, अब सिर्फ अपने को क्या करना है, प्लस माइनस करना है, आंसर आ जाएगा। यहाँ पर सी नोट 1 है सर, नोट 1 में जाते हैं, इस तीनों को ऐड करेंगे, अपना आएगा 1,12,000, इसको यहाँ पर लिख देंगे। इस तीनों को ऐड करेंगे सर, अपना आएगा 44,100,
100, 1,56,100 और इधर आएगा अपना 14,000। तो ये हो गया मेरा 1,70,100। इनकम टैक्स के बारे में कुछ भी नहीं था, आ गया 1,70,100। तो ये पॉजिटिव आया, इसका मतलब ये हो गया आपका इनफ्लो। इन्वेस्टिंग में इधर आपका आ गया नेगेटिव में 20,000, मतलब ये हो गया आपका आउटफ्लो। और यहाँ पर आ गया आपका पॉजिटिव 900, इसका मतलब ये हो गया आपका इनफ्लो। A प्लस बी प्लस सी कीजिएगा, आपका आ जाएगा 1,51,000। तो इस क्वेश्चन में सर ज़्यादा झमेला था नहीं। ओके, इंटरिम डिविडेंड का एडजस्टमेंट था, वो तो नॉर्मल डिविडेंड की तरह ही होता है, और एक था एक्यूमुलेटेड डिप्रिसिएशन में यदि अपने को कुछ एडजस्टमेंट दिया रहे तो अपने ना हमेशा दो लेजर बना लेते हैं, मशीनरी और एक्यूमुलेटेड का। तो अपने जो कुछ भी कैश और ऑपरेटिंग इनकम, नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस रिलेटेड होता है उसको अपने मार्किंग कर लेते हैं कौन सा कहाँ पर जाएगा। इस तरीके से अपने क्या हो गया, क्वेश्चन नंबर 6 भी कंप्लीट हो गया। तो आई बिलीव अपने को थोड़ा सा टाइम लग रहा है, लेकिन अपने समझ में भी अच्छे तरीके से, ठीक है। तो अपने ऑल टुगेदर लेवल 1 लेवल 2 मिला के 6 क्वेश्चंस कवर अप कर लिए। और मेरे को तो जहाँ तक मालूम है कि इसी 6 क्वेश्चन के अंदर ही एक क्वेश्चन आपका एग्जाम में आ भी जाना चाहिए। यदि आपको मेरा लेक्चर फ्रूटफुल लग रहा है, आपको कुछ भी थोड़ा सा भी फायदा हो रहा है, आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें। बाय बाय, थैंक यू।